हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसका है? एथिक्स का। मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि जब आप सीए में इंटर का लॉ एंड एथिक्स स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत कहां से कीजिए? एथिक्स से। रीजन बिंग, गिनती का 13 से 14 पेजेस का ये चैप्टर है, 13 to 14 पेजेस का चैप्टर है और 10 मार्क्स पक्के। 10 मार्क्स पक्के। ये चैप्टर ऐसा है कि जिसको आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करके जाना है। पहले एक बार कर लिया, फिर एक बार रिवाइज कर लिया, फिर पेपर के पास एक बार फिर रिवाइज कर लिया अच्छे से, यानी कि इस चैप्टर को करके जाना है। क्यों? क्योंकि चैप्टर मैं बता रहा हूँ कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, 10 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, अच्छे से इसको पहले समझ के, अंडरस्टैंड करके, सभी कॉन्सेप्ट को समझ के, आधे कॉन्सेप्ट आपको पहले ही क्लियर होंगे। ठीक है, फिर अच्छे से समझ के जो चीज़ें नहीं क्लियर आपको, फिर अच्छे से एक बार अच्छे से इसको क्रैम कर लेना। क्यों क्रैमिंग? मतलब ये नहीं कह रहा कि सीधा रट्टा लगाना है, समझ के दिमाग में बैठा लेना, यानी मेमोराइज कर लेना है। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले कहते हैं कि एथिक्स होते क्या हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे पुराने समय में, उनके असूल हुआ करते थे, कुछ ना कुछ असूल। आपने रामायण देखी होगी। ठीक है, रामायण में क्या होता है कि जो एक वचन दे दिया तो वचन को निभाना है। उनके एथिक्स होते थे, कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, एथिक्स में क्या होता है, जैसे हमारे कुछ मॉरल्स होते हैं, हमारे कुछ नैतिक कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स की क्या कहते हैं, ओबीडियंस करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, बड़ों के साथ गलत नहीं बोलते, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते किसी के साथ। ठीक है, कुछ मतलब हम शराब नहीं पीते, हम कोई, ठीक है, मांस नहीं खाते। तो ये जैसे हम एक मॉरल्स हैं, एक व्यक्ति के प्रिंसिपल जो है उसकी लाइफ के। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति है वो शराब पीता है, चिकन भी खाता है, ठीक है, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है कि नहीं? तो क्या वो गलत हो गया? अपनी परिस्थितियों के अनुसार से हो सकता है कि वो सही हो, है कि नहीं? अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हो सकता है कि वो सही हो। ठीक है, तो जो एथिक्स है कई बार वो हो जाते हैं सिचुएशन बेस्ड। कुछ एथिक्स होते हैं कि जो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे जैसे कुछ मॉरल्स होते हैं भी, हर एक सिचुएशन में क्या है कि आपको ये काम नहीं करना। जैसे किसी की हत्या करनी, वो गलत है, किसी भी सिचुएशन में वो गलत है। ठीक है, शराब पीना, अब किसी को डॉक्टर ने कहा है कि आपको हल्का सा क्या है कि पैग लगा के सोना है, जिससे क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो सही रहे, डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया मान लीजिए, है कि नहीं? अब वो व्यक्ति पीता है, क्या वो अनएथिकल है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरी वाइफ के क्या हुआ था, स्टोन की प्रॉब्लम होगी किडनीज में। ठीक है, उसको हमने दिखाया तो पहले उसको जो पेन किलर्स हैं वो दे दिए। ठीक है, फिर कोई देसी सी दवाई दी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे थोड़ा पता था, वैसे ही जैसे सुनते हैं भी, हाँ भाई बियर की बोतल दे दो, बियर दो उसको भी, एक बार हो सकता है किडनी में फंसी हुई है स्टोन तो निकल जाएगा। तो मुझे याद है, मैं फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में ठेके पे गया था। ठीक है, मैंने उसको बोला कि ठेके वाले को, मैंने कहा भैया बियर दे दो ऐसी कि यानी कि प्रेशर से क्या है कि जो किडनी में स्टोन फंसा हुआ वो निकल जाए। तो उसने कुछ, यार आई थिंक दैट वाज थंडर बोल्ट, तो थंडर बोल्ट की उसने बियर दे दी। तो जो थंडर बोल्ट की बियर मैंने जब वाइफ को पिलाई तो उसकी इतना बुरा हाल था, उस समय पेन था। ठीक है, तो मुझे था कि ऑपरेशन नहीं कराना किसी हाल में भी, तो दिक्कतें बाद में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ऑपरेशन के बाद। तो जो जो बियर वाइफ ने पी और सो गई। ठीक है, पहले तो मतलब कि लेटना ही मुश्किल हो रखा था, इतनी परेशानी थी, बैठना मुश्किल हो रखा था, इतनी पेन थी। सीवियर पेन होती है इसमें, क्या नाम है, जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है। तो जब उसने बियर पी, ठीक है, तो सो गई। ठीक है, गट करके पूरी बियर पी ली। बॉटल थी शायद इतनी, आधा लीटर थी, कितनी होती मुझे नहीं पता, तो पी ली। ठीक है, फिर वो सो गई। 4-5 घंटे बाद उठी। ठीक है, जैसे वॉशरूम गए, निकल गया, स्टोन निकल गया। अब देखो, अब क्या उस केस में अगर बियर पीना या शराब पीना क्या है, अनएथिकल है? ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि यानी कुछ चीज़ें किसी समय के समय में अनएथिकल होती हैं, किसी सिचुएशन में वो एथिकल मानी जाती हैं, किसी सिचुएशन में क्या होता है, एथिकल मानी जाती हैं। अब एथिक्स है क्या चीज़ है? जैसे आपने देखा होगा कि लोग सड़कों पे जा रहे होते हैं, थूकते हैं, पान खाते हैं, थूकते हैं, अनएथिकल है। ठीक है, देखते हैं कि इधर उधर पुलिस वाला तो नहीं खड़ा, रेड लाइट जंप कर जाते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या है, अनएथिकल है कि नहीं? जिनका काम ही क्या होता है भी कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, देखा भी कंज्यूमर शरीफ सा है, ठीक है, तो उसका क्या है कि बिल ज़्यादा बता दिया। देखा कि हाँ भी ग्राहक जो है गाड़ी में आया है, पैसे वाली पार्टी लग रही है, तो पहले रेट बढ़ा के बता दिया। ठीक है ना? तो ये क्या चीज़ें हैं, ये अनएथिकल चीज़ें हैं। कंज्यूमर को फ्लिसिंग करना, ठीक है, छिलना, ठगना, ठीक है, कंज्यूमर को गलत बताना, प्रोडक्ट के बारे में गलत बताना, ठीक है, झूठ बोलना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, अनएथिकल चीज़ें हैं, है कि नहीं? अब देखिए, अब एथिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? एथिक्स की शुरुआत होती है एक इंडिविजुअल की लाइफ से।
अब डे टू डे में जो हमारा बिहेवियर होता है वो दो ही तरह का हो सकता है, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो क्या है, अनएथिकल है। ठीक है, जो एक्सेप्टेबल है, जैसे हम माँ बाप का कहना मानते हैं, ठीक है, माँ बाप का कहना मानते हैं, ठीक है, बड़ों के जो आदर सम्मान करते हैं, झूठ नहीं बोलते, ठीक है, टाइम पे उठते हैं, ठीक है, तो और अपनी जो मेहनत करके खाते हैं, ये एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। अब वही जब इंडिविजुअल बिहेवियर धीरे धीरे करके वो समाज में चला जाता है, दैट बिकम सोशल बिहेवियर, जो सारे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको अपनाना शुरू कर देते हैं, तो वही इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो क्या बन जाता है, समाज का बिहेवियर बन जाता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर ही क्या बन जाता है, सोशल बिहेवियर बन जाता है, तो सोशल एथिक्स बन जाते हैं। अब जो बिजनेस है वो समाज से अलग तो है नहीं, तो बिजनेस को भी क्या है, व्यापार को भी क्या है, समाज में ही एग्जिस्ट करना है। तो जो बिजनेस है जो समाज में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, अब बिजनेस को भी क्या है कि वही बिहेवियर जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में था, जो समाज उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वही अपनाना पड़ता है कि नहीं। जैसे अब मान लीजिए एक कस्टमर दुकान पे आता है, अब मान लीजिए कि अगर वो सामान थोड़ी सी अमाउंट का सामान मांग रहा है तो आप मना कर दोगे उसको, है कि नहीं। कल को थोड़ा आज सामान थोड़ा ले रहा है, कल को ज़्यादा ले ले, है कि नहीं। तो मतलब कि हर प्रकार के कस्टमर को आपने क्या है कि प्रॉपरली हैंडल करना है। कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है एटमोस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, है कि नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी भी जरूरी है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है, ठीक है, और जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी भी जरूरी है, उनका जो वेलफेयर है वो भी जरूरी है कि नहीं। तो जो एक समाज में जो एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर होता है वही अल्टीमेटली बिजनेस में वो चला जाता है। तो बिजनेस में भी अल्टीमेटली वही बातें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे समाज में हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना होता है, वैसे बिजनेस भी वैसे एग्जिस्ट करता है। बिजनेस भी वैसे एग्जिस्ट करता है कि बिजनेस भी समाज के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, कि समाज के ही लोगों को अगर एक बिजनेस लूटने लग जाएगा, कल को वो बिजनेस क्या बन जाएगा, अनएक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी बन जाएगा, और वो बिजनेस सर्वाइव ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं इधर उधर की फालतू बातें करता रहूँ और जो एग्जाम के रिलेटेड कुछ बातें ना करूँ, तो ये चीज़ कब तक चलेगी, तो ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो अल्टीमेटली तो आपको पास ही होना है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो आपको पढ़ाया जाए, ठीक है, वो आपके क्या है कि जो स्टडी मटेरियल बेस्ड है, जो सीएमए का आपका स्टडी मटेरियल है उसके बेस्ड ही चला जाए, उसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पैटर्न पे ही क्या है आपको मैं समझाऊं, ठीक है, जो सीएमए इंस्टीट्यूट के पैटर्न पे ही मैं समझाऊं ताकि आप इजीली पास हो सके। तो मकसद तो वही है, मकसद तो आपका भी पास होना है और मेरा ही पास होना है। तो मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो प्रोफेशन है वो एग्जिस्ट तभी कर पाएगा तो समाज में रह रहे लोग जो पढ़ते हैं सीएमए करते हैं उनका पर्पस अचीव हो सकेगा। तो जो बिजनेस है या प्रोफेशन है वो समाज से अलग नहीं है, वो उसके समाज के साथ ही चलता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस कोई भी ऐसा काम करना शुरू कर देता है जो समाज को अनएक्सेप्टेबल है, तो वो बिजनेस ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। अनएथिकल यानी प्रैक्टिसेस से आप बिजनेस को ज़्यादा लंबा समय नहीं चला सकते, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत आसान चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान ये रखना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी, पहले आराम से एक बार रीडिंग जरूर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन जो है बड़े सिंपल से आते हैं, बहुत सिंपल से रटे रटाए 5-6 क्वेश्चन हैं, 13-14 पेजेस का तो चैप्टर है, ठीक है। तो बस आपको बस ध्यान ये रखना है कि एक बार ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक बार शांति से आप खुद पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है, एक बार लिख के देख लेना है और लास्ट में फिर एक बार ही पढ़ लेना है, ताकि आपको एक बार दिमाग में बैठे। आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए इस चैप्टर में से आपको पता हो तो एटलीस्ट 10 नंबर तो आप पक्के हो जाने चाहिए, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि जो एक चैप्टर है आपका उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो लिमिटेड से 5-7 सेक्शंस हैं गिनती के, वो 5-7 सेक्शंस में से 10 मार्क्स का आ जाता है, तो 10 मार्क्स वहाँ से आ गए। 5-7 पेजेस में से 10 नंबर का वहाँ आता है, ठीक है। 12-13 पेजेस में से 10 नंबर का यहाँ आ गया, तो 20 नंबर तो ऐसे पूरे हो गए आपका। तो पास होने का तरीका यही होता है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लक्ड अर्लियर, ठीक है ना। जो चीज़ें आसान है पहले उसको कवर करो, जहाँ पे वेटेज भी है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है एथिक्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, नेचर, रेलेवेंस टू बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि एथिक्स क्या है, कि इसका मीनिंग क्या है। समाज में दो ही तरह के बिहेवियर होते हैं, एक क्या होता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक क्या होता है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। जो चीज़ों को समाज एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है एथिकल बिहेवियर। आप खुद सोचिए, पहले क्या होता था कि लड़का या लड़की वो माँ बाप की इच्छा के बिना कहीं शादी नहीं करते थे, यानी अरेंज मैरिज हुआ करती थी। तो उस समय ये प्यार मोहब्बत जैसे लव मैरिज था, ठीक है, कि माँ बाप की इच्छा के खिलाफ जाना,
तो मानते थे कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, अनएथिकल है। फिर धीरे धीरे समाज बदला, समाज ने क्या करवट बदली कि हाँ भाई लड़की है, ठीक है, वो भी क्या है कि चाहे तो किसी से, लड़के से अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, ठीक है। जैसे लड़के को पहले आज़ादी थी तो लड़कियों को पूरी आज़ादी दी गई। पहले इंटर कास्ट मैरिज बिल्कुल ही अलाउड नहीं थी, लोग हत्या कर देते थे लड़के लड़के की, कि हाँ भी क्या है कि इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सिस्टम चेंज होता गया, धीरे धीरे सिस्टम चेंज होता गया कि जो ये इंटर कास्ट मैरिज है ये भी एक्सेप्टेबल हो गई। इंटर कास्ट मैरिज क्या है, एक्सेप्टेबल हो गई। अब मेरी खुद की जो मैरिज है वो इंटर कास्ट है, मैं पंजाबी हूँ, खतरी, ठीक है, मेरी जो वाइफ है वो सुनयारे हैं, ठीक है, वर्मा। तो ये क्या है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको भी एक्सेप्टेबल था, हमें भी एक्सेप्टेबल था, और हमारी हुई भी अरेंज मैरिज है, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी ये क्या हुआ, समाज में एक्सेप्टेबल एक बिहेवियर बन गया, तो ये एथिकल हो गया। पहले क्या था कि लड़की लड़का अगर इंटर कास्ट मैरिज करते हैं तो उसे मानते थे अनएथिकल है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब क्या होगा, वो एथिकल मान लिया गया, है कि नहीं। तो समाज जैसे बदलता है, समय के साथ जैसे जैसे समाज बदलता है, उस प्रकार से ही क्या होता है कि ये जो बिहेवियर है एक्सेप्ट, यानी कि जो चीज़ें हो सकता है एक टाइम पे अनएथिकल थी वो बाद में क्या हो जाती हैं, एथिकल हो जाती हैं। एक समय पे जो चीज़ें अनएथिकल थी वो एथिकल हो जाती हैं, या एक समय पे हो सकता है कि जो एथिकल थी वो अनएथिकल हो जाती हैं। जैसे आदि मानव के समय में क्या था, कुछ खाने पीने को था नहीं, ठीक है, तो क्या था कि वो जानवर को पकड़ते थे, कच्चा मांस खा जाते थे, है कि नहीं, जो मिला खा लिया, है कि नहीं। तो चीज़ें क्या है कि धीरे धीरे बदलती गई। अब क्या है कि आप क्या है कि भाई जो, हाँ ठीक है, वो बकरा है, ठीक है, मटन है, या फिर मुर्गा है, आप खा सकते हो। अगर कुछ और चीज़ को जानवर को मार के अगर खाओगे तो क्या है, अनएथिकल हो जाता है, इलीगल हो जाता है, इमोरल हो जाता है, ठीक है नहीं। तो समाज बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। चलिए रीडिंग करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पर जाते हैं, प्रैक्टिकल तो जितना मर्जी कर ले हम, ठीक है। तो ये एथिक्स क्या है कि एक ये बहुत बड़ा क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एथिक जो है ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कहते हैं, मीनिंग ऑफ एथिक्स। ये कहते हैं कि सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है दैट डिफाइन राइट और रॉन्ग कंडक्ट। अब एथिक्स बताता ही क्या है कि क्या कंडक्ट राइट है, क्या कंडक्ट रॉन्ग है, कैसा आपका बिहेवियर जो है उसको एक्सेप्टेबल माना जाएगा, कैसे बिहेवियर को अनएक्सेप्टेबल माना जाएगा। ये कौन बात करता है, एथिक्स, ठीक है। तो कहते हैं कि जो टर्म एथिक्स है ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, यानी ईथोस से, ईथोस, विच मीन्स करेक्टर, विच मीन्स करेक्टर, यानी आपका करेक्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपका जो करेक्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है। एथिक्स इज ए सोशल साइंस विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट सच एज राइट एंड रॉन्ग, मॉरल एंड इमोरल, गुड एंड बैड बिहेवियर ऑफ डीलिंग विद वन अनदर। तो याद रखिए ये क्या है, बताता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मॉरल क्या है, इमोरल क्या है, ठीक है, गुड क्या है, बैड क्या है, ठीक है, राइट और रॉन्ग बिहेवियर, गुड और बैड बिहेवियर, मॉरल और इमोरल बिहेवियर, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो ऑब्वियसली क्या है, जो बैड है, ठीक है, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जो बैड है वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, इमोरल है, ठीक है, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, रॉन्ग है वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसका अपोजिट कर दोगे, गुड है या मॉरल है, ठीक है, या राइट है, ये क्या हो जाता है, अनएक्सेप्टेबल। मैं कहता हूँ कि कई समय में क्या होता है कि कई बार जो बिहेवियर, देखो जो इमोरल चीज़ है वो तो हमेशा ही क्या है, अनएथिकल है। बट जो चीज़ें क्या होती हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे मार्केट में मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की सप्लाई की शॉर्टेज है, ठीक है, अब आप बिजनेस करते हैं तो आपका भी प्रॉफिट कमाने का राइट है, ठीक है। तो अब आप उसका थोड़ा दाम बढ़ा के बेच देते हैं। पहले आप क्या था कि बहुत रीजनेबल मार्जिन पे काम कर रहे थे, पर आपके खर्चे ही निकलते थे, कोई बचता ही नहीं था। अब मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट सप्लाई हो जाती है उस चीज़ की, तो क्या आप अपने बिजनेस की सर्वाइवल के लिए, बिजनेस को आगे ग्रो कराने के लिए क्या थोड़ा बहुत मार्जिन नहीं ऐड करेंगे, कर सकते हैं आप, ठीक है, आपने अपना मार्जिन थोड़ा बढ़ा दिया, है कि नहीं, एमआरपी से नीचे बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये अब ये बिल्कुल मॉरल भी है, ये एथिकल भी है। अब ये कहा जाए कि शॉर्टेज थी मार्केट में सप्लाई की, ठीक है, तो दाम बढ़ा दिया गया तो अनएथिकल है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक चीज़ एथिकल भी हो जाती है जो देखने में लग रहा है कि गलत है, ठीक है ना। एथिक्स इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट ह्यूमन कंडक्ट। ये क्या एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है किस चीज़ के, डिसेंट ह्यूमन कंडक्ट। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ सच एज द असेंशियल क्वालिटी ऑफ ऑल मैन एंड वीमेन। तो देखिए इसमें क्या है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्सल वैल्यू,
ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर समाज में, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में किसी चीज़ को सही गलत माना जाता है तो एथिकल या अनएथिकल हो जाता है। पर एक यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो एक इंसान होने के नाते हमारे कुछ जो एथिकल ड्यूटीज़ बनती हैं, ठीक है, वो चीज़ें। और एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ऑल मैन एंड वीमेन, ह्यूमन और नेचुरल राइट्स, ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, जो हमारे देश में कानून बने हुए हैं उसकी ओबीडियंस करना, मानना उसको, कंसर्न फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इंक्रीजिंगली ऑल्सो फॉर द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो क्या है कि एथिक्स में आया क्या, इससे कहते हैं कि ये आइडेंटिफाई करता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मॉरल क्या है, इमोरल क्या है, बैड क्या है, गुड क्या है, क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, जब आप दूसरों से डील करते हैं, जब आप दूसरों से डील करते हैं। अब कहते हैं कि जो एथिक्स हैं ये स्टडी है एक सोशल साइंस की, कहते हैं स्टडी सोशल साइंस है, एक स्टडी है जिसमें आप बिहेवियर का देखते हो। ये क्या है कि जो बिहेवियर है उसकी स्टडी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको जो इवन जो एनवायरनमेंट है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इवन जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, जो आपने क्या है कि लोगों की जो हेल्थ है, ठीक है, उसको आपने क्या है कि उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको आप एथिकल तौर पे मान सकते हैं, ठीक है। और आपने क्या है कि जो देश के कानून हैं उसकी ओबीडियंस करनी है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, या नेचुरल राइट्स हैं उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। एथिक्स आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, ये नैतिक कुछ सिद्धांत होते हैं दैट गाइड ए पर्सनल बिहेवियर। देखिए अगर सीधी सी बात है, देखिए जैसे हम लोग मान लीजिए ऐसे ही होता है कि नहीं होता कि जब हम लोग खड़े होते हैं रेड लाइट पे, हम इधर देखते हैं कि पुलिस वाला खड़ा है, नहीं खड़ा, जब निकल जाते हैं, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये अनएथिकल बातें हैं, ठीक है, एक तो लॉ की तो वायलेशन कर रहे हो बट साथ में अनएथिकल है ये, ठीक है। तो ये क्या है कि जो एक मॉरल प्रिंसिपल्स जो एक पर्सन्स के बिहेवियर को गाइड करते हैं। अब हमारे पंजाब में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि बच्चे को बस एक कहते हैं ना आग लगी होती है कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। अब मैं ये देखता हूँ कि जिन माँ बाप ने बच्चे को पाला, सारी ज़िंदगी पाला, 20-22 साल तक पाला, अभी हमारा लड़का बड़ा होगा, हमारा ध्यान रखेगा, वो तो लड़का तो पहले ही अभी 20 साल का होता है, 18 साल का होता है, अभी मैंने बाहर भेजो। अब माँ बाप अपना प्रॉपर्टी बेच के कर्जा लेके उस बच्चे को बाहर भेजते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी बेच के कर्जा लेके बच्चे को बाहर भेजते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, लड़का बाहर चला गया, ठीक है, फिर उसकी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं, वहाँ पे खर्चे पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं। अब माँ बाप जिन्होंने वो लड़का पैदा किया, उसको पाला पोसा, ये सोच के कि हाँ कि ये लड़का हमारे बुढ़ापे में क्या हमारा सहारा होगा, ठीक है, वो छोड़ के चला जाता है कि नहीं। अब ये क्या चीज़ है, अब ये क्या चीज़ है, अब लड़के का जो बिहेवियर था, जो उस बेटे का जो बिहेवियर था, वो क्या है, बिल्कुल इमोरल है, अनएथिकल है, ठीक है। बट समाज इसको क्या है कि अब एक्सेप्ट तो नहीं करता, बट वो मजबूरी है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो जो मॉरल प्रिंसिपल दैट गाइड ए पर्सन्स बिहेवियर, दीज मॉरल्स आर शेप्ड बाय सोशल नॉर्म्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब कहते हैं सामाजिक जो नियम चलते आते हैं, नॉर्म्स चलती आती हैं, ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिसेस एज रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। और धर्म का क्या वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, आपने देखा होगा बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं तो बिल्कुल क्या है कि गलत है। जैसे कई सिस्टम में अब पहले क्या होता था कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनका गौना कर देते थे, जैसे यूपी बिहार साइड, तो बच्चा भी छोटा है, उसका रिश्ता पक्का कर दिया, उसका रिश्ता पक्का कर दिया। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है सही क्या है गलत है, अब माँ बाप धक्के से उसका रिश्ता पक्का कर दें, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये भी क्या है कि जो चीज़ें जो गलत होती हैं, जो कहते हैं ना जो कल्चरल एक प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, सोशल नॉर्म्स हैं, कई बार वो गलत होती हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं एथिक रिफ्लेक्ट्स दीज मॉरल्स आर शेप्ड बाय, ठीक है, अब समाज में उसको एथिकल मान लिया गया, अभी ठीक है, अब ऐसे कर सकते हैं। रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, एथिक्स रिफ्लेक्ट बिलीव्स अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। कहते हैं एथिक्स बताता है, मैंने बताया कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, क्या न्याय संगत है, क्या अन्याय संगत है, मतलब क्या जो जस्टिस में है क्या नहीं है, क्या गुड है क्या बैड है। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दे सर्व एज ए कंपास टू डायरेक्ट हाउ पीपल शुड बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ये लोगों को एक दिशा देते हैं कि किस प्रकार से उन्हें एक दूसरे के प्रति बिहेव करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी एंड लिव देयर लाइफ्स। अब देखिए आप सोचेंगे सर ये वर्डिंग थोड़ी टफ है, कुछ टफ नहीं है। कल को आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज एथिक, एथिक क्या चीज़ है, तो आप लिख सकते हैं कि एथिक क्या है, कि एथिक बताता है कि क्या एक मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एक समाज में क्या एक एक्सेप्टेड बिहेवियर है,
और क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या बैड है, क्या गुड है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। ठीक है, अब जो ये एथिक्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किस चीज़ों से, ये सोशल जो वैल्यूज़ हैं, सोशल जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, क्या है, सोशल नॉर्म्स हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो एथिक्स को बनाने में, एथिक्स की शेपिंग में ये सभी चीज़ें क्या हैं, जो धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, ठीक है, जो कल्चरल हैं, ये चीज़ें भी क्या हैं, इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एथिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है, इंडिविजुअल से ही होती है। एक हम अपनी लाइफ में एक क्या है कि एक हम कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए अब मेरा एक शुरू से नेचर रहा है कि आई हैव बिन हार्ड वर्किंग इन द सेंस है कि मुझे ये होता है कि नहीं यार काम करते रहो, मुझे ये होता है कि काम करते रहो। ठीक है, तो मैं जो काम कर रहा हूँ अपनी मेहनत करके कमा रहा हूँ सिंस 5th क्लास, 5वीं क्लास से। ठीक है, पहले फादर साहब के साथ काम करता था, करते 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 जब बीकॉम तक मैं फादर साहब के साथ काम करता था। और उसके बाद क्या है कि चलो मेरी सीए में ज्वाइन किया, फिर किसी सीए के पास लग गया। ठीक है, सीए हुई, फिर चलो फिर तो करना ही था मेहनत। ठीक है, ठीक है, अब सीए में होगी सब, तो मतलब एक कॉन्टिन्यूटी है मेहनत में। बट बीच में 3-4 साल मुझे ऐसे मेरा टाइम आया जहाँ मुझे लगा यार क्या करना है, बहुत है, ठीक है, थोड़ा आराम से लाइफ जियो। और जैसे ही क्या है कि वो लाइफ आराम से जीनी शुरू की, यानी कि जैसे नेग्लिजेंट हो गए, तो डाउनफॉल आना शुरू हो गया, प्रोफेशनल कैरियर डाउन जाता गया, प्रोफेशनल कैरियर वेंट डाउन। ठीक है, अब फिर मुझे ही लगा कि आप जिंदगी को जो है ना वो ऐसे हल्के से नहीं ले सकते, यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, कहते हैं यू कांट टेक द रेस्ट अनलेस यू आर ऑन द टॉप। तो वो चीजें हैं। तो ये क्या होता है कि जो इंडिविजुअल एथिक्स हैं वो ये सिखाते हैं कि जैसे आप हार्डवर्क करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए, ठीक है, क्वांटिटी के साथ करते रहिए, आप जो प्रोफेशन चलाते हैं उसमें एथिकल वे से चलाइए। ठीक है ना, यानी इंडिविजुअल एथिक्स में क्या आता है कि आप जो डे टू डे लाइफ में कुछ नॉर्म्स, ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस जो आप मानते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ एक चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते हैं डे टू डे लाइफ में, दैट आर कॉल्ड इंडिविजुअल एथिक्स। ठीक है, स्मोकिंग करना गलत है, शराब पीना गलत है, चिकन खाना गलत है। ठीक है, ये इंडिविजुअल क्या है, एक एथिक्स है। अब वो इंडिविजुअल एथिक्स बिजनेस में चले जाते हैं। आप इंडिविजुअल तौर पे किसी को धोखा नहीं दे सकते, तो क्या बिजनेस में धोखा दे सकते हैं? नहीं। तो इंडिविजुअल से ही बिजनेस है, बिजनेस वही है, कल्चर वही हो गया, कॉर्पोरेट एथिक्स वही हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में प्रोफेशन भी क्या है, वही बिजनेस कल्चर या प्रोफेशनल एथिक्स एक जैसे ही होते हैं। प्रोफेशन में क्या है कि आप किसी के अपने क्लाइंट के बिजनेस का जो सीक्रेट है वो किसी को डिस्क्लोज ना करो। ठीक है, आप जब ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपका वहाँ पे इंटरेस्ट ना हो, आप इंडिपेंडेंस के साथ क्या है कि वहाँ पे ऑडिट कंडक्ट करो, यही है ना। तो ये चीज़ें क्या है कि जो इंडिविजुअल एथिक्स से ही क्या बनते हैं आगे, ठीक है, जो बिजनेस के एथिक्स हैं या कॉर्पोरेट एथिक्स हैं या फिर आपके जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो बिल्डअप ऑन होते हैं। ठीक है, चलिए रीड करते हैं फटाफट इसको। कहते हैं कि वाइल एथिकल बिलीफ्स आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स दे कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यूज। जो एथिकल बिलीफ्स हैं ये हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स, दे कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यूज, प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज दैट शेप द चॉइसेस मेड बाय द डिसीजन मेकर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि देखिए जो एथिकल बिलीफ जो होते हैं वो तो क्या है कि अब बिलीफ क्या सही है क्या गलत है, ये तो क्या है कि हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स, दे कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज दैट शेप द चॉइसेस मेड बाय डिसीजन मेकर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी बिजनेस, जो बिजनेस कम्युनिटी है, ठीक है, बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें यूज होती हैं। द फ्रेजेस बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एथिक्स आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज टू बिजनेस एक्टिविटीज़। कहते हैं कि देखिए अब जो बिजनेस एथिक्स क्या है, कॉर्पोरेट एथिक्स क्या है, वो यूजुअली क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज टू बिजनेस एक्टिविटीज़। जो एथिकल जो वैल्यूज़ हैं जब आप उसको बिजनेस में अप्लाई करते हो, बिजनेस की एक्टिविटी में अप्लाई करते हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस एथिक्स या कॉर्पोरेट एथिक्स। एथिकल वैल्यूज व्हेन अप्लाइड टू द बिजनेस एक्टिविटीज आर कॉल्ड बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स। एथिक्स अप्लाइड टू ऑल aspects of conduct is relevant to the actions of individuals, groups and organizations। कहते हैं कि एथिक्स जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं सभी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ
ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट एंड इज रेलिवेंट टू एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी एथिक्स ऐसा नहीं है कि खाली एक इंडिविजुअल की लाइफ में अप्लाई होते हैं, ये इंडिविजुअल की लाइफ में भी अप्लाई होते हैं, बिजनेस में भी अप्लाई होते हैं, कॉर्पोरेट में भी अप्लाई होते हैं और प्रोफेशनल में भी अप्लाई होते हैं। जो प्रोफेशन है हमारे, ठीक है, उसमें भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू इंडिविजुअल एथिक्स, इन एडिशन टू इंडिविजुअल एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स आर देयर आर प्रोफेशनल एथिक्स। कहते हैं कि देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल एथिक्स हैं, कॉर्पोरेट एथिक्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स भी हैं। हम बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, ठीक है। प्रोफेशनल सच एज मैनेजर्स, लॉयर्स, accountants are individuals who exercise specialized knowledge and skills when providing services to customers or to public। अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, what I am, I am a professional, ठीक है, आई एम ए प्रोफेशनल टीचर। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि हाँ मुझे CMA पढ़ाना है, CA पढ़ाना है, ठीक है। मुझे क्या है कि एक प्रोफेशनल वे में पढ़ाना है, प्रोफेशनल वे में पढ़ाना है कि उस चीज़ की मुझे नॉलेज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए पेपर का पैटर्न कैसे आता है, ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर आता है किस प्रकार क्या है, कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, ये सारी बातें क्या हैं कि सारी ये क्या आती हैं, प्रोफेशनल एथिक्स में आ जाती हैं। कहते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, एक तो क्या है कि जो एक एथिक्स है आप उसको जब प्रोफेशंस में अप्लाई करते हो वो प्रोफेशनल एथिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कस्टमर को सही सही चीज़ बताना, सही डिस्क्लोज करना, एक कस्टमर के जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को डिस्क्लोज ना करना, क्लाइंट के सीक्रेट डिस्क्लोज ना करना, कस्टमर में डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ठीक है। To exercise specialized knowledge and skills when providing services to customers or to public. By virtue of the profession, they have obligation to those they serve. बिल्कुल प्रोफेशन की नेचर के अनुसार क्या होता है कि देखिए प्रोफेशन की नेचर के अनुसार क्या होता है, ऑब्लिगेशन होती हैं क्लाइंट्स के प्रति, ठीक है। अब डॉक्टर्स जो है उसके प्रोफेशनल एथिक्स में आएगा कि थोड़ा डिफर कर सकता है एज कम्पेयर टू CMA के जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं। अब आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो आपके प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं समवट डिफर कर सकते हैं डॉक्टर के प्रोफेशनल एथिक्स से, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स मस्ट होल्ड क्लाइंट कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंशियल एंड अकाउंटेंट मस्ट डिस्प्ले द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन देयर रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। और लॉयर्स की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ भी जो अपने क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो कॉन्फिडेंशियल रखे। लॉयर्स की जो बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि वो अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को क्या रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे, ठीक है। और कहते हैं कि जो अकाउंटेंट्स हैं, जैसे आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, ठीक है, क्या करना है आपको, हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी शो करनी है। हाँ भी जो रिकॉर्ड कीपिंग करते हो आप या फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटीज सच एज स्टेट गवर्नमेंट्स सेट एंड एनफोर्स एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो इन्फोर्स करती हैं ड्यूरिंग वर्क। भी अभी काम करते समय ये हमें प्रोफेशनल एथिक्स, हमें ये एथिक्स क्या अप्लाई करने हैं। कहते हैं बिजनेस जो है एक्सटेंशन है सोसाइटी की, समाज की ही एक्सटेंशन है। एंड नो बिजनेस कैन सस्टेन इन द लॉन्ग रन इग्नोरिंग सोशल वैल्यूज। वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि देखिए जो इंडिविजुअल, एक समाज जो होता है, समाज में ही बिजनेस एग्जिस्ट करता है। बिजनेस एग्जिस्ट इन द सोसाइटी और सोसाइटीज़ की अपनी वैल्यूज़ हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल वैल्यूज, सोसाइटल वैल्यूज़। अब क्या एक बिजनेस सामाजिक जो मूल्य हैं, सामाजिक जो वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट काम कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट, उसके अगेंस्ट काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यूज परकोलेट इनटू सोसाइटी, जो मैंने बताया, इंडिविजुअल जो वैल्यूज होती हैं वो समाज में जाती हैं और जो सामाजिक वैल्यूज हैं, ठीक है, उसे वो किस में कन्वर्ट होती है, सोशल वैल्यूज में। और फिर इसको कौन अडॉप्ट करते हैं, कंपनीज हो गई, ठीक है, तो वो क्या बन जाती हैं, कॉर्पोरेट वैल्यूज, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं वो सोसाइटी की वैल्यू बन जाती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं वो किस में जाती हैं, समाज में जाती हैं, ठीक है। वो सोसाइटी वैल्यू बनती है, सोशल वैल्यूज बन जाती हैं। सोशल वैल्यूज जो है उसको अडॉप्ट कौन कर लेते हैं, कंपनीज। तो कंपनीज की वैल्यूज को क्या बोल देते हैं हम, कॉर्पोरेट वैल्यूज, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यूज टू सोशल वैल्यूज, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यूज परकोलेट इनटू द सोसाइटी, दैट बिकम सोशल वैल्यू, एंड सोशल वैल्यूज आर अडॉप्टेड बाय द कॉर्पोरेट्स, बिकम कॉर्पोरेट वैल्यूज। कॉर्पोरेट एथिक्स therefore is choosing, adopting and practicing good thing and avoid bad things, ठीक है। कॉर्पोरेट एथिक्स भी क्या है, जैसे कि इंडिविजुअल के एथिक्स हैं, सोसाइटी के एथिक्स हैं कि गलत, ठीक है, जो रॉन्ग है, जो इमोरल है, ठीक है, जो बैड है वो नहीं करना, ऐसी कॉर्पोरेट में भी वही है। तो चूंकि जो इंडिविजुअल एथिक्स हैं उसी से आगे आगे चीज़ें बढ़ती हैं।
राइट एंड रॉन्ग वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट देर सम वर्च्यूज एंड वैल्यूज, देर आर सम वर्च्यूज वैल्यू विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जैसे झूठ बोलना, कस्टमर से डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है, कस्टमर को फ्लीसिंग करना, लूट ठगना एक प्रकार का, तो ये क्या है कि मतलब बोलना कुछ होना कुछ, ठीक है, पैकिंग में ही गलत प्रोडक्ट डाल के दे दिया, ये क्या है कि ये चीज़ें यूनिवर्सली गलत हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सली ही उनको गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एथिक्स, टाइप्स ऑफ एथिक्स। पहले कहते हैं कि ये कुल मिला के 3 प्रकार के एथिक्स होते हैं, टाइप्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आज तक वैसे पूछा नहीं गया, ठीक है। तो क्या है कि एथिक्स जो है बेसिकली 3 प्रकार के हैं। एक मीटा एथिक्स है, कहते हैं कि देखिए ये डील करता है विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट। अब कोई चीज़ मॉरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ मॉरली जज की जाती है कि क्या नैतिकता के तौर पे ये चीज़ खरी है, उतरती है कि नहीं उतरती, यानी अगर वो मॉरली गलत है तो उसको एथिकली भी गलत मान लिया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या है कि डील विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, इट लुक्स एट द ओरिजिन्स एंड मीनिंग्स ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स, कि एथिकल प्रिंसिपल्स के उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से हुआ, और उसका जो मीनिंग है, ठीक है, वो क्या है, ये बात करता है मीठा एथिक्स, ठीक है। तो मीठा एथिक्स जो है वो बेसिकली दिखता है कि मॉरल जजमेंट के हिसाब से, ठीक है, कोई भी जो काम हो रहा है उसका जो मॉरली क्या उसका एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है, क्या अनएक्सेप्टेबिलिटी है मॉरली, तो डील विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, ठीक है, दिखता है कि जो एथिक्स है उसका एथिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और उसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव एथिक्स, कहते हैं कि देखता है ये कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द मॉरल जजमेंट्स, उस मॉरल जो जजमेंट्स हैं उसके अंदर के कंटेंट क्या है, एंड द क्राइटेरिया फॉर व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अब कहते हैं कि देखिए तो जो पहला था मीटा एथिक्स, ये तो देखता है कि जो मॉरल जजमेंट है उसका नेचर क्या है, कि किस प्रकार का जजमेंट मॉरल माना जाएगा, ठीक है, किस प्रकार का मॉरल माना जाएगा। तो उसके अंदर घुस जाता है नॉर्मेटिव एथिक्स, ये उसके कंटेंट देखता है, कंटेंट, जब हम किसी चीज़ को मॉरल मान रहे हैं तो उसके क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, उसके अंदर की बातें क्या होनी चाहिए, उसके कंटेंट क्या होने चाहिए, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए डिसाइड करने का कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। यहाँ तो केवल ये बता दिया कि नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, कि मॉरल जजमेंट का प्रकार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए मॉरल जजमेंट, इसमें भी इनको फ़ायदा हो या इसको नुकसान हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, किन किन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, जो नेचर की बात करता है, नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, वो तो गया मीटा एथिक्स। जो नॉर्मेटिव एथिक्स है वो बताता है कि जो मॉरल जजमेंट्स हैं उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसके कंटेंट्स क्या हैं, प्लस क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी बात को ये बताने का कि ये सही है या गलत है, क्राइटेरिया डिसाइड करता है ये, कंटेंट्स ऑफ मॉरल जजमेंट प्लस क्राइटेरिया फॉर राइट एंड रॉन्ग। द गोल्डन रूल इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, वी शुड डू टू अदर्स वट वी शुड वुड वांट अदर्स टू डू सो, ठीक है, डू अस। तो सिंपल सी एक बात कहते हैं कि नॉर्मेटिव एथिक्स का एक सिंपल सा एक प्रिंसिपल सिद्धांत है, ये कहते हैं कि देखिए हमें लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसी प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए जैसा हम दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अब मैं आपकी जगह ये हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, मैं क्या एक्सपेक्ट करता टीचर से, कि टीचर से मुझे 2-3 चीज़ें तो बताए, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करे, प्लस ये बताए कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, प्लस कहाँ से कितना का आता है, क्या नहीं आता है, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, क्या मतलब कि क्या ट्रिक्स होते हैं पास होने के, फिर थोड़े समय में पास होने के क्या ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। यही चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता, यही चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं। और इसमें कई जगह दिक्कतें क्या आ जाती हैं, अब कई जगह दिक्कतें ये आती हैं कि देखिए आप जो पढ़ रहे हैं ये हाई लेवल की स्टडी है, CMA की स्टडी है, तो कई बार हमने जो पढ़ा होता है अपने टाइम पे वो हम बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से वो आ जाता है, तो हम तो ऐसे पढ़ा ऐसे आगे हम पास हो गए, है कि नहीं। और कई बार क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट का जो अपना बेस होता है अलग अलग होता है, तो सभी स्टूडेंट को भी आप एक पैटर्न पे नहीं चला सकते, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इंटेलिजेंट बच्चे उनको बोलूँ कि आप यहाँ से कर लो, ठीक है, आप पास हो जाओगे, तो उनके पास टाइम कम है। अब एक बच्चे के टाइम बहुत है, वो कहता है मुझे अच्छे से कंसेप्ट समझने हैं, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि जो मेजोरिटी चाहती है उस हिसाब से रिकॉर्डिंग की जाए, जो मेजोरिटी चाहती है उस हिसाब से बताया जाए, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स क्या है, भी कहते हैं रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मॉरल कंसिडरेशन। अब जो मॉरल कंसिडरेशंस हैं, जो चीज़ें मॉरल हैं, जो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो देखा जाता है कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, ठीक है। अप्लाइड एथिक्स लुक्स एट द कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक वॉर, एनिमल राइट्स एंड कैपिटल पनिशमेंट। देखिए कहते हैं जैसे अब एग्जाम्पल है वॉर, अब वॉर क्या है कि ये अप्लाइड एथिक्स है। अब जैसे कहते हैं कि देखिए एक बड़ी अच्छी कहावत है
कहते कि शांति की स्थापना के लिए युद्ध का होना अनिवार्य है। लाइन समझे क्या बोलता है? शांति की स्थापना के लिए युद्ध का होना अनिवार्य है। अगर आप पीस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो एक तो युद्ध तो अनिवार्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए झगड़ा हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि कुछ झगड़ा नहीं मैं कहूँगा कि रोज की पंगा पड़ रहा है। जैसे पाकिस्तान है, मान लीजिए रोज एक दो लोगों को मार रहा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, रोज क्या है कि पता लग रहा है कि यहाँ भी वो इंट्रूशन हो रही है, उग्रवादी यहाँ भेज देते हैं, वो यहाँ नुकसान करते हैं, कभी बम फोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, है कि नहीं। तो वहाँ पे सरकार ने क्या किया कि मान लीजिए युद्ध छेड़ दिया, कहानी खत्म की। एक बार युद्ध कर दिया, उनको जो रहते थे 10-15 किलोमीटर के दायरे में थे, जो सारा उत्पात मचाते थे, उनके उड़ा मारा एक बारी, है कि नहीं। फिर वो शांति होगी पूरी की पूरी उसके बाद, तो उनको पता है कि आप पंगा लिया तो ये फिर मारेंगे, है कि नहीं। तो ये क्या होता है कि कहते हैं कि अब जो युद्ध है, ये वॉर है, ये क्या एक अप्लाइड एथिक्स है। अप्लाइड एथिक्स है। अब युद्ध करना कोई सही चीज़ थोड़ी ना है, मॉरली गलत है। लोग मारे जाएंगे, नुकसान बहुत होगा, संपत्ति का नुकसान होगा, ठीक है, जाने जाएंगी कई। बट ये हो जाता है कि वन टाइम हुआ, अब उसके बाद क्या है कि शांति हो जाती है, उसके बाद ही पंगे नहीं होते, है कि नहीं। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, अप्लाइड एथिक्स में आ जाती हैं। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, देखो मीटा एथिक्स क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं मॉरल जजमेंट्स के बारे में, कि नेचर की बात करते हैं कि मॉरल जजमेंट की नेचर कैसी होनी चाहिए। जो मॉरल जजमेंट है, जो नैतिक डिसीजन है, वो कैसा होना चाहिए, कि उसमें क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। अब मॉरल जजमेंट के कंटेंट्स प्लस क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक है, ये क्या बताती है नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, जैसे इसमें था कि हमें दूसरे से उसी प्रकार से एक्सपेक्ट करना चाहिए जिस प्रकार का बिहेवियर हम दूसरों से चाहते हैं, हमें दूसरों के साथ भी उसी प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए। ये किस में आ गया, नॉर्मेटिव एथिक्स में। अप्लाइड एथिक्स क्या होता है कि जब आप एथिक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है मॉरल जजमेंट्स की। तो मॉरल जजमेंट्स जो हैं, ठीक है, जो नैतिक डिसीजंस हैं, उसको जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड एथिक्स। जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स इसमें डील होते हैं, जैसे कि वॉर हो गया, एनिमल राइट्स है। अब देखिए एनिमल राइट्स की बात करते हैं। अब एनिमल राइट्स में क्या है, जैसे अब कुछ लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, ठीक है, बकरा हो गया या फिर मुर्गा हो गया, ठीक है, मटन है या चिकन है, वो खाते हैं। अब कहते हैं कि देखिए इसमें तो क्या है कि आप जो ह्यूमन जो क्या है कि एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं उनके क्या है कि आप जो उनके राइट्स हैं उनको वायलेट कर रहे हो। कि आप मुर्गे को मारना कहाँ तक जायज़ है अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, ठीक है, उसको मारना कहाँ तक जायज़ है कि नहीं। तो कहते हैं कि ये तो क्या है कि मॉरली अनएक्सेप्टेबल है। वो कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नहीं है, अब उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है कि हाँ भी अगर हम इसको अलाउ करते हैं। अब कहते हैं कि देश में हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे भुखमरी है काफ़ी हद तक, ठीक है, अब उसको कैसे मिटाया जा सकता है, उसको कैसे मिटाया जा सकता है कि अब प्रोटीन की कमी होती है, तो प्रोटीन के लिए कहते हैं कि ठीक है इसको अलाउ कर दिया जाए। ठीक है, लोग अगर मान लीजिए मेल न्यूट्रिशन होगा, वहाँ पे कुपोषण की समस्या हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि इसको अलाउ कर दिया जाए। इससे तो रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, इससे रोजगार बढ़ेगा, तो ठीक है, जो देश की अर्थव्यवस्था है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लस क्या जो मेल न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी, तो इसलिए उसको अलाउ कर दिया जाता है कि नहीं। तो यानी कि 3 प्रकार के एथिक्स हैं, मीटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स। मीटा में तो क्या आ गया कि जो मॉरल जजमेंट्स हैं उसका जो नेचर है उसको देखा जाता है, ठीक है, और जो नॉर्मेटिव एथिक्स है इसमें देखा जाता है कि क्या सही है, क्या राइट्स है, उसको किस प्रकार से उसको जो है हमने देखना है उसका, ठीक है, नेचर देखना है, ठीक है। भी इसका जो मॉरल जजमेंट्स है उसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए, प्लस जो सही है या गलत है उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अप्लाइड एथिक्स में तो क्या है कि हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं मॉरल जजमेंट्स को, ठीक है। देखिए नॉर्मेटिव में याद रखना है कि जैसा हम बिहेवियर दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं, हमें दूसरों के साथ भी उसी प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए। इसमें तो आ गया अप्लाइड में, तो जैसे कंडक्ट ऑफ वॉर हो गया, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल राइट्स आ गया, या फिर क्या है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है, जैसे फांसी की सज़ा देना। तो क्या फांसी की सज़ा देना सही है कि गलत है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आता है अप्लाइड एथिक्स में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। क्या है, देखिए एथिक्स की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर एथिक्स ही नहीं होंगे तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना है क्या नहीं करना। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता जाएगा, हर व्यक्ति क्या है कि अपने हिसाब से जो मर्जी करता जाएगा। तो समाज में कहते हैं कि एक तरह से यानी कि एक तरह से मतलब अलग अलग चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मतलब हर बंदा अपने आप को सही मानने लग जाएगा,
ठीक है, गलत भी करेगा तो, क्योंकि उस समय क्या है कि अब वो एक्सेप्टेबल जब बिहेवियर ही नहीं होगा तो पता ही नहीं होगा क्या सही है क्या गलत है, तो समाज में क्या घट रहा होगा पता ही नहीं लगेगा कुछ। ठीक है, सब कुछ ऊट पटांग हो जाएगा। तो एथिक्स की एक रिक्वायरमेंट होती है समाज में, ह्यूमन की एक लाइफ में, एक इंसान की लाइफ में ऑब्वियसली एथिक्स की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एथिक्स इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, इट इज़ आर मीन्स ऑफ डिसाइडिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन। क्या है एथिक्स, क्या है, रिक्वायरमेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, इट इज आर मीन्स ऑफ डिसाइडिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन, हमें क्या करना चाहिए, क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए। ठीक है, विदाउट इट आर एक्शंस वुड बी रैंडम एंड एमलेस, हमें पता ही नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल एमलेस हो जाएंगे, रैंडम हो जाएंगे, जो हम पता ही नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, देयर वुड बी नो वे टू वर्क, देयर वुड बी नो वे टू वर्क टुवर्ड्स ए गोल बिकॉज देयर वुड बी नो वे टू पिक बिटवीन ए लिमिटलेस नंबर ऑफ गोल्स। कहते कि देखिए जहाँ पे पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, क्या काम करना है और क्या गोल है हमारा, हमें पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, इवन विद एन एथिकल स्टैंडर्ड वी मे बी अनेबल टू परस्यू आवर गोल्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। कहते देखिए इवन विद एन एथिकल स्टैंडर्ड के साथ भी हम क्या है, हो सकता है कि अपना जो पर्पस है वो अचीव ना कर पाए, ये भी हो सकता है, बट हमें ये तो पता होगा कि हमने गलत नहीं किया। ठीक है ना, देखो ऐसा होता है कि हर बंदा अपने जीवन में प्रॉफिट कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, हर बंदे की लाइफ में जो प्रॉफिट है वो एक कॉमन सब्जेक्ट है, हर बंदा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो उसके लिए कोई सीए करता है, कोई सीएमए करता है, कोई सीएस करता है, कोई डॉक्टर बनता है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन बनता है कि नहीं, तो कोई और बिजनेस स्टार्ट कर देता है। तो पर सब्जेक्ट तो सबका कॉमन ही है ना, मुनाफा कमाना जीवन में। ठीक है, तो अब एक डॉक्टर है, मान लीजिए डॉक्टर है, अब एक बंदा क्या है, डॉक्टर एथिकली चलता है। ठीक है, एथिकली चलता है मतलब जो जहाँ पे उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे इसको हॉस्पिटल में रखना चाहिए तो ठीक है रखता है, ये तो मना कर देता है नहीं नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी दवाई ले जाओ ठीक हो जाओगे। एक डॉक्टर ऐसा भी है जो कमीन होते हैं एक नंबर के, आपको पता है। ठीक है, क्या करते हैं वो भी, हाँ भी नहीं भी जरूरत तब भी कहेंगे नहीं जी नहीं दाखिल करो, एडमिट करो। ठीक है, जहाँ पे उसको मेडिसिन दे के तोड़ा जा सकता है उसको जानबूझ के क्या है कि उसको एडमिट करवाया जाता है। और मेरे घर में मेरी बेटी के साथ ये हुआ है, एक बड़े अस्पताल के लुधियाना के, कि वो कह रहे हैं नहीं दाखिल करना ही पड़ेगा, तबीयत ठीक नहीं है। तो चलो फिर मैं वहाँ से लेके आया, किसी और डॉक्टर के पास लेके गया। ठीक है, तो कहता नहीं जी कुछ ठीक है बिल्कुल ओके है, बस उसने थोड़ी सी मेडिसिन दी, हम घर लेके आ गए, वो सुबह ठीक है आराम से। बताओ, एक बड़ा अस्पताल, ठीक है, जहाँ पे 500-700 बंदों का बेड की फैसिलिटी है, वो धक्के से दाखिल करे जा रहा है, कुछ जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है कि वो 2 दिन भी दाखिल रहे थी 50,000 का बिल बन जाता है यहाँ पे। तो ये क्या है कि ये मतलब प्रॉफिट तो सबका, देखो जो डॉक्टर छोटा था जिसने से दवाई देके भेज दिया, ठीक है, क्या उसका मकसद नहीं आगे बढ़ना, उसका मकसद भी है। तो जरूरी नहीं है, अब हो सकता है कि वो जितना प्रॉफिट का भी दूसरा डॉक्टर कमा लेता है, जो मैंने बताया कि जहाँ पे हम गए थे उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाया वो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम एथिक्स के साथ चलेंगे, हम एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हम अपने एम में अचीव हो जाएं। तो हो सकता है कि टारगेट लाइफ का 50 करोड़ कमाना है, तो हो सकता है आप 20 करोड़ भी ना कमा पाओ, बट ये होता है कि हाँ आपने जो एथिकली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया। कहते हैं इवन विद एन एथिकल स्टैंडर्ड वी मे बी अनेबल टू परस्यू आवर गोल्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, अगर आपको समझना है ना कि एथिकल अनएथिकल क्या चीज़ है, तो आप एक हर्षद मेहता की मूवी देखना। ठीक है, हर्षद मेहता, उसमें उसने क्या था, जब आपको याद होगा स्कैम 1992 था, ये स्कैम 1992 में हर्षद मेहता, उसमें क्या था, यही था कि अनएथिकल काम किए। तो बैंक का पैसा उठा के वो क्या था कि यानी कि अभी सिक्योरिटीज कुछ होती नहीं थी उसके पास, तो बैंक की पेमेंट लेके वो लोगों की पेमेंटें करता था, यानी कि बैंक का देना होता था, लोगों की पेमेंटें पहले ही कर दी, एडवांस पेमेंटें कर दी, है कि नहीं। तो ये क्या था कि अब वो देखो, अब वो उसकी डेथ जो थी 47 में ही हो गई, जेल में ही उसकी डेथ हो गई, तो ले जा रहे थे, यानी कि उसको कोर्ट में रास्ते में डेथ होगी उसकी। अब इतना उसने करोड़ों रुपये कमाया धोखाधड़ी से, ठीक है, उसके घर वाले भी साथ नहीं खड़े हुए तो डेथ होगी उसकी, है कि नहीं। तो कहते इवन विद द एथिकल स्टैंडर्ड वी मे बी अनेबल टू परस्यू आवर गोल्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द डिग्री विच ए रैशनल द एथिकल स्टैंडर्ड इज टेकन वी आर एबल टू करेक्टली ऑर्गेनाइज आवर गोल्स and actions to accomplish our most important values. Any flaw in our ethics will reduce our ability to be successful in our endeavors.
कहते हैं कि देखिए हमारे एथिकल वैल्यूज़ में अगर कुछ फ्लो आएगा, कुछ गलत चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो हमें आज नहीं तो कल तो फॉल करना ही करना है। अगर हम आज पैसा कमा सकते हैं फ्रॉड के साथ, बट लंबे समय तक ये चीज़ें नहीं चलती। फ्रॉड के साथ आप एक दिन पैसा कमा लेंगे, 2 दिन कमा लेंगे, 4 दिन कमा लेंगे, एक दिन वो फ्रॉड बाहर आएगा, फिर पिछला या सब बाहर जब आ जाएगा तो सब साफ हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब हमारी एथिक्स में ही फ्लो होगा तो हमारी जो सक्सेसफुल होने की जो एबिलिटी है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ए प्रॉपर फाउंडेशंस ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स ए स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू टू विच ऑल गोल्स एंड एक्शंस कैन बी कंपेयर टू। तो कहते हैं एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू होना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है, ये नहीं करना, अभी ये एक्सेप्टेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है, बैड है, ये रॉन्ग है, ये जस्ट है, ये अनजस्ट है, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड इज आर ऑन वैल्यू ऑन लाइफ्स and the happiness which makes them livable. This is the ultimate standard of value, the goal in which an ethical man must always aim. It is arrived by an examination of man's nature, recognizing his peculiar needs. The system of ethics must further consist of not only emergency situations, but the day-to-day choices we make constantly. तो कहते हैं कि देखिए हमारे जो जीवन में हम जो डे टू डे जो हम अपनी जो लाइफ जीते हैं उसमें हमारा उसमें क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर होना चाहिए, क्या कॉन्डक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो सारा इसमें आ जाएगा। इट मस्ट इंक्लूड आर रिलेशंस टू अदर्स एंड रिकॉग्नाइज देयर इंपॉर्टेंस नॉट ओनली टू आर फिजिकल सर्वाइवल बट टू आर वेलबींग एंड हैप्पीनेस। इट मस्ट रिकॉग्नाइज दैट आर लाइफ्स आर एन एंड इन देमसेल्व्स, आर लाइफ्स आर एंड इन देमसेल्व्स एंड दैट सेक्रीफाइस इज नॉट ओनली नेसेसरी बट डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो सिंपल सी बात देखिए, आप सिंपल सी बात समझिए कि जो एथिक्स है उसमें क्या है कि अकल को पूछेंगे कि एथिक्स क्या है, तो एथिक्स क्या चीज़ है कि जो एक कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसका एक मॉरल जजमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो मॉरल जजमेंट्स हैं तो वो क्या है कि एथिक्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है कि एथिक्स में कि कहते हैं कि तो इंडिविजुअल एथिक्स हैं, जब वो पर्कोलेट करते हैं सोसाइटी में वो बन जाते हैं सोशल वैल्यूज़, ठीक है। अब सोशल वैल्यूज़ ही क्या होती हैं, वो बिजनेस में चली जाती हैं, दैट बिकम्स कॉर्पोरेट वैल्यूज़ या कॉर्पोरेट एथिक्स बन जाते हैं या बिजनेस एथिक्स बन जाते हैं। अब कहते हैं कि एथिक्स हमें ये बताता है कि क्या सही है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, ठीक है, क्या गुड है, क्या बैड है, तो ये हमें क्या बताता है एथिक्स, ठीक है। अब जो एथिक्स हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं हमने ये भी डिस्कस किया। नेक्स्ट है एथिक्स नेचर रेलिवेंस टू द बिजनेस। अब देखिए हम कितनी सारी बातें कर चुके हैं कि जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है वो भी अनएथिकल वे में क्या चल सकता है, ऑब्वियसली नॉट। अगर हम किसी को गलत तोल के देते हैं, कम तोल के देते हैं, लिखते हैं 1 किलो देते हैं उसमें 950 ग्राम, ठीक है। आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा कि वो पेट्रोल जल्दी से क्या है कि कम डाल देते हैं, 100 ग्राम कम डाल दिया, 50 ग्राम कम डाल दिया, ठीक है, या झटका मारते हैं, बीच में चल रही मशीन में एकदम झटका मारते हैं, ठीक है, तो मशीन तो बंद हो जाती है पर वहाँ पर मीटर जो है वो चल जाता है आगे, जो रुपये वाला मीटर है वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो कम तोल के देना, ठीक है, या फिर झूठ बोलना कस्टमर को, या देखा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट की कमी है तो जान के इतना ज़्यादा दाम बढ़ा देना, जो प्राइजेज हैं वो आर्टिफिशियल इंक्रीज कर देने, या कार्टलाइजेशन करना, ठीक है। जैसे सुना होगा आपने क्या होता है कार्टलाइजेशन। कार्टल क्या होती है, जहाँ पे कुछ एक सप्लायर्स जो हैं, ठीक है, वो मिल जाते हैं इकट्ठे मिल जाते हैं और क्या है कि जो दाम को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जानबूझ के प्रोडक्शन आपस में मिलकर प्रोडक्शन घटा देते हैं, आपस में मिलकर क्या है जो प्रोडक्शन है उसको घटा देते हैं, ठीक है, या सप्लाई को रोक देते हैं, कम कर देते हैं, या मिलके इकट्ठे दाम बढ़ाते हैं। ज़्यादातर ये क्या होता है टेलीकॉम में होता है, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत होता है, सीमेंट सेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सप्लायर्स बहुत लिमिटेड से हैं, गिनती के 3-4 सप्लायर होते हैं और जो पूरी की पूरी पब्लिक क्या उन पर डिपेंडेंट होती है कि नहीं। तो ये क्या होता है एक प्रकार की कार्टलाइजेशन होती है, ये भी क्या है अनएथिकल है, ये भी क्या है अनएथिकल है। यदि कि सेवरल फैक्टर्स प्ले a role in the success of a company that is beyond the scope of financial statements alone. Organizational culture, management philosophy, ethics and business each have an impact on how well a business performs in the long run. कहते हैं कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, केवल कल्चर ऐसा होता है कि कोई बंदा टाइम पे आ रहा है, कोई लेट आ रहा है, सब चले जा रहा है, ठीक है, या फिर क्या, और जो मैनेजमेंट फिलॉसफी, जो मैनेजमेंट है वो क्या चीज़ चाहती है। जैसे आपने प्राइवेट कंपनीज में देखा होगा, जो अच्छी कंपनीज होती है कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अब जो अटेंडेंस है वो प्रॉपर लगती है मशीन द्वारा, ठीक है,
बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। एक जो एम्प्लॉई है वो आधा सेकंड भी लेट हो जाता है, उस टाइम पूरा हो गया, उसके आधा सेकंड भी लेट हो जाएगा तो उसकी क्या होती है कि एक आधी दिहाड़ी खत्म हो जाती है। 5 मिनट भी लेट हो गए तो आधी दिहाड़ी गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये उनका एक मैनेजमेंट का फिलॉसफी है। ठीक है, एथिक्स इन बिजनेस ईच हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ वेल ए बिजनेस परफॉर्म्स इन द लॉन्ग रन, no matter the size, industry, or level of profitability of an organization. Business ethics are one of the most important aspects of long-term success. ठीक है, अब कहते हैं कि जो बिजनेस एथिक्स हैं वो ज़रूरी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। अब देखिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप खुद सोचिए, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल टीचर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मुझे अपने आप को अपडेट रखना है। मुझे जो पढ़ाना है उसकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को अपडेट करना है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चों की जो क्वेरीज हैं उसको रिजॉल्व करना है। तो ये क्या होता है कि हाँ भी मुझे अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो ये चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी। नोट्स को अपडेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि पास्ट ईयर में किस प्रकार का पैटर्न था, अब कैसा पैटर्न चल रहा है, कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो ये क्या है कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस लेनी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करनी है, तो मुझे इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। So business ethics are one of the most important aspects of long-term success. The management team sets the tone for how the entire company runs on a day-to-day basis. ठीक है, तो मैनेजमेंट टीम जो है एक टोन सेट कर देती है किस प्रकार से जो सारी की सारी कंपनी है वो डे टू डे बेसिस पे वर्क करेगी। When the prevailing management philosophy is based on ethical practices and behavior, leaders within the organization can direct employees by example and guide them in making decisions that are not only beneficial to them as individual but also to organization as a whole। बड़ी अच्छी बात लिखी है, कहते हैं कि देखिए, जहाँ पे जो प्रिवेलिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी चल रही है, अगर वो बेस्ड है किस पे, एथिकल प्रैक्टिसेस पे और एथिकल बिहेवियर पे, तो वही जो एथिकल बिहेवियर, एथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं एट द मैनेजमेंट लेवल, वो परकोलेट करता है कहाँ पे, डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को क्या है कि एग्जाम्पल सेट कर देता है कि हाँ जी, वो भी क्या है कि अपनी जो लाइफ में, ठीक है, बिजनेस लाइफ में या अपनी जो वर्किंग लाइफ में या इंडिविजुअल लाइफ में, वो क्या है कि एथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं, एथिकल जो बिहेवियर है उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, अब वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है और पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी वो बेनिफिशियल होता है। बिल्डिंग ऑन ए फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर हेल्प्स क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इफेक्ट फॉर ए कंपनी। कहते हैं कि देखिए, जब आप बिल्डिंग ऑन ए फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर, अब कोई भी बिजनेस जो है वो एथिकल बिहेवियर पे जब खड़ा होता है, ठीक है, एथिकल बिहेवियर पे जब खड़ा होता है, ठीक है, हेल्प्स क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ए कंपनी इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, बिल्डिंग मेंटेनिंग ए पॉजिटिव रेपुटेशन विद इन द कम्युनिटी। ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें सिंपल सी बात कह रहे हैं, कहते हैं कि देखिए, कोई भी बिजनेस जो एक एथिकल बिहेवियर पे जो बिल्डअप हुआ है, ठीक है, तो उसके एक लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं पूरी कंपनी के लिए, इंक्लूडिंग द, उससे क्या है कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स। जब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होगा, लोगों को पता होगा कि ये कंपनी पूरे एथिकली काम करती है, ठीक है, यहाँ पे गलत काम नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता है, कल को फंसने के कोई चांसेस नहीं है। कोई भी सीए या सीएमए या सीएस किसी भी ऐसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा जहाँ पता है कि यह फ्रॉड होते हैं इस कंपनी में, तो या क्या है कि अनएथिकली काम करते हैं, तो कल को खुद फंस सकते हैं हम। ठीक है ना। एंड बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ए पॉजिटिव रेपुटेशन विद इन द कम्युनिटी। तो एक तो क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी अट्रैक्ट होते हैं कंपनी में। प्लस क्या है कि जो कम्युनिटी में उस कंपनी की इमेज बनती है, साख बनती है, क्रेडिबिलिटी बनती है, जिससे वो कंपनी की जो लॉन्गेविटी है, ड्यूरेबिलिटी है, वो बनी रहती है। रनिंग ए बिजनेस इन एन एथिकल मैनर फ्रॉम द टॉप डाउन बिल्ड्स ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन द मैनेजमेंट टीम, फर्दर क्रिएटिंग स्टेबिलिटी विद इन द कंपनी। कहते हैं कि देखिए, रनिंग ए बिजनेस इन एन एथिकल मैनर, अगर एथिकल मैनर में आप बिजनेस चलाते हैं, फ्रॉम टॉप डाउन बिल्ड्स ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑन द मैनेजमेंट टीम, फर्दर क्रिएटिंग स्टेबिलिटी विद इन द कंपनी। तो अगर एथिकल मैनर में बिजनेस चलाया जा रहा है तो बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहती है। ठीक है, तो कहने का बात सिंपल है, कहते हैं कि देखिए, कोई भी कहते हैं कि देखिए, बिजनेस तभी कामयाब हो पाता है जब वो क्या है कि एथिकली वर्क करता है। अब जो मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है या एथिक्स है बिजनेस में, वो पूरा इम्पैक्ट डालते हैं कि जो बिजनेस की जो सर्वाइवल है उस पर। अब जो टैलेंटेड पीपल हैं, जो हार्ड वर्किंग जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अट्रैक्ट तभी हो पाएंगे अगर बिजनेस क्या है कि एक एथिकल वे में काम करता है। ठीक है, और तभी क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉस्पर हो पाती है, आगे बढ़ पाती है। ठीक है ना।
कहते कि व्हेन मैनेजमेंट इज लीडिंग ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन द मैनेजमेंट इज लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एथिकल मैनर, एम्प्लॉयज फॉलो इन दोज फुटस्टेप्स। अगर मैनेजमेंट ही गलत काम करेगी तो फिर एम्प्लॉयज भी गलत काम कर सकते हैं। हमारे देश में जो, जिसे आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स इतनी गंदी क्यों है, इतना ज़्यादा करप्शन क्यों है, क्योंकि जो करप्शन है वो ऊपर से चलता आता है। अब ऊपर वाले ही भ्रष्ट होता है, चीफ मिनिस्टर ही भ्रष्ट है, ठीक है। वो क्या है कि गलत तरीके से बिजनेसमैन से वो चंदा लेते हैं, ठीक है, चंदा लेके पार्टियां चलाते हैं। अब बिजनेसमैन भी तो गलत करेगा ही करेगा, है कि नहीं। अब उनको बिजनेस को तो पैसा पूरा करना है कि नहीं। तो बिजनेसमैन अब पैसा पूरा करने के लिए वो गलत काम करता है, तो सिस्टम चलता आता है, ठीक है। अब एमएलए को पता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने गलत काम किया है, तो एमएलए गलत काम करता है, फिर काउंसलर करता है, वो चलता जाता है। तो गलत चीज़ परकोलेट्स इनटू द सोसाइटी, जैसे क्या है कि अच्छी चीज़ एक परकोलेट करती है सोसाइटी में, तो वैसे ही वो होता है, ठीक है ना। अब इलेक्शन आने वाले हैं, जैसे आपको पता है, आपको जैसे इलेक्शंस आते रहते हैं, कभी पंजाब में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे है। कोई भी सरकार होती है तो वो क्या करती है, ठीक है, जब इलेक्शन वाले साल होते हैं लास्ट वाले, तो चल भी गलियां पक्कियां करते हैं, सड़कें पक्की करते हैं, लाइटें सही कर देते हैं, सब कुछ सही कर देते हैं, तो लगता है कुछ गलत हुआ ही नहीं था। तो 4 साढ़े 4 साल में जो सब गलत हुआ तो उसको 6 महीने में सही कर देते हैं लास्ट वाले। तो जनता हमारी ऐसी है बेचारी, भोली भाली, ठीक है। अब उसको लगता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम कर दिया, हमारी गली पक्की, चलो अब 5 साल हमारी टेंशन तो खत्म, ठीक है, उसी को वोट डाल देते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन मैनेजमेंट इज लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एथिकल मैनर, एम्प्लॉयज फॉलो इन दोज फुटस्टेप्स, एम्प्लॉयज मेक बेटर डिसीजन इन लेस टाइम विद द बिजनेस एथिक्स एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल्स। जो एम्प्लॉयज भी हैं वो बेटर डिसीजन लेते हैं थोड़े समय में ही विद बिजनेस एथिक्स एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल्स। दिस इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल एम्प्लॉय मॉरल। देखो, जब पता होगा एम्प्लॉय को कि ठीक है ये हम जो काम कर रहे हैं वो एथिकल है, बिल्कुल सही है, ठीक है, उनको पता है कि हमें डिसीजन लेना है, वो फटाफट वो डिसीजन ले लेते हैं। उनको पता है कि ये डिसीजन इस प्रकार से लेना है हमें, तो उनसे एम्प्लॉय का जो मोरल है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, वो भी बूस्टअप हो जाता है। ठीक कहते हैं कि देखिए जहाँ पे काम ही गलत हो रहा होगा तो एम्प्लॉय भी डरेगा कि करूँ ना करूँ। When employees complete work in a way that is based on honesty and integrity, the whole organization benefits. Employees who work for a corporation that demands a high standard of business ethics in all facets of operations are most likely to perform their job duties at higher level and are also more inclined to stay loyal to that organization. तो एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि मुझे बिल्कुल काम करना है अच्छे से, ठीक है, कुछ गलत नहीं करना, तो एम्प्लॉय भी खुश होकर काम करता है। वो जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को होता है कि यार ये गलत काम करना है मुझे, ठीक है ना, ये काम जो है वो गलत है, ठीक है, कल को इससे क्या है कि फंस सकता हूँ मैं भी, तो उसका मोरल बिल्कुल डाउन चला जाता है, ठीक है। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, वो भी डाउन चली जाती है, ठीक है ना। द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स रिचेज फार बियॉन्ड एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड मोरल और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजमेंट टीम बॉन्ड। एज with all business initiatives, the ethical operation of a company is directly related to the profitability in both the short term and long term. The reputation of a business from surrounding community, other businesses, and individual investors is paramount and equivalent to in determining whether a company is worthwhile investment. कहते हैं कि देखिए कोई भी बिजनेस एथिक्स है, जो भी बिजनेस एथिक्स है उनकी जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसमें खाली ये नहीं होता है कि एम्प्लॉय लॉयल हो जाएगा, उसका मोरल बढ़ेगा, ठीक है, मैनेजमेंट टीम की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। उसके अलावा इस सभी जो बिजनेस इनिशिएटिव्स होते हैं इस प्रकार के, जो एथिकल ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी, जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी से भी साथ में साथ, ठीक है। तो कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ का जो मोरल बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैनेजमेंट टीम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। बट ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए अनएथिकल वे में कुछ समय के लिए प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेते हैं, उधर टाइमिंग आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा जाते हैं अनएथिकल वे से, बट इन द लॉन्ग टर्म क्या है कि आप प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे अनएथिकल वे में, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डाउन जाएगी ही जाएगी एक समय के बाद, ठीक है ना। इफ ए कंपनीज रेपुटेशन इज लेस देन परफेक्ट, बेस्ड ऑन द परसेप्शन दैट इट डज नॉट ऑपरेट एथिकली, इन्वेस्टर्स आर लेस इंक्लाइंड टू बाय स्टॉक्स और अदरवाइज सपोर्ट इट्स ऑपरेशन। जहाँ पे कहते हैं कि कंपनी जो है वो एथिकली काम नहीं करती या लेस एथिकली काम करती है, तो इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंपनी से ऑब्वियसली एग्जिट करना चाहेंगे, आज नहीं तो वो कल एग्जिट करेंगे ही करेंगे, वो बेच के एकदम से निकलेंगे, ठीक है। विद कंसिस्टेंट एथिकल बिहेवियर कम्स इंक्रीजिंगली पॉजिटिव पब्लिक इमेज। बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं कि देखिए जब आप कंसिस्टेंटली एथिकल बिहेवियर मेंटेन करते हैं तो उससे क्या है कि पब्लिक में आपकी एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज बनती है, एंड देयर आर फ्यू अदर कंसिडरेशंस एज इंपॉर्टेंट टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड करंट शेयर होल्डर्स। To retain a positive image, businesses must be committed
to operating on an ethical foundation as it relates to the treatment of employees, respect to the surrounding environment, and fair market practices in terms of prices and consumer treatment. तो कहते हैं कि देखिए अब जो एथिकल बिहेवियर है अगर वो कंपनी अच्छे से मेंटेन कर रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कंपनी के साथ रिटेन रहेंगे, लगे रहेंगे, ठीक है। पर जैसे ही कंपनी लेस एथिकली हो जाती है, लेस एथिकल हो जाती है या अनएथिकल हो जाती है, गलत काम करने लगती है, तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो भागना शुरू हो जाते हैं, वो रिटेन नहीं हो पाते, नया टैलेंट आ नहीं पाता, ठीक है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कंपनी के पास रहते नहीं हैं, वो भी चले जाते हैं, ठीक है। ये जो थी थोड़ी सी बेसिक सी बातें थी, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट था इसमें, बस ये मैंने समझिए कि कल को पूछते हैं कि हाँ कि एथिक्स क्या है। एथिक्स क्या है कि एक जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है इन द सोसाइटी, ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या बैड है, क्या रॉन्ग है, ठीक है। ये क्या है कि ये बताता है, कहाँ से पता लगते हैं, एथिक्स है, ठीक है। और जो एथिक्स हैं उसका टाइप्स क्या होते हैं, जैसे मीटा है, नॉर्मेटिव है, अप्लाइड है, ठीक है। वो टाइप साथ में आपने लिख देने जब एथिक्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराता हूँ पहले, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक करते हैं वैल्यू चेन, ठीक है। वैल्यू चेन अब मैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं टॉपिक पहले वो कवर करता हूँ, फिर जो थोड़ा सा रह जाएगा उसको मैं साथ साथ कवर कर दूंगा, ठीक है। छोड़ने वाला कुछ है ही नहीं, 13-14 पेज इसका चैप्टर है गिनती का। अब कहते हैं कि वैल्यू चेन क्या होती है। अब देखिए कोई भी जो बिजनेस की कोई मान लीजिए प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। अब उसमें 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। मतलब उस प्रोसेस में, इन प्रोसेसेस में, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी ये 3 एक्टिविटीज़ हैं इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। अब ये एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 ये प्रोडक्ट में एक वैल्यू ऐड करती है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती है, वैल्यूडेशन होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये क्या होती है, वैल्यू चेन। यानी हर एक वो एक्टिविटी जो एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू इंक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू चेन, ठीक है। समझ रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट के बनने में हर एक एक्टिविटी जो वैल्यू इंक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू चेन। मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। मैं पहले फेस टू फेस पढ़ाता था, ठीक है, फेस टू फेस पढ़ाता था, ठीक है। सबसे पहले फेस टू फेस ही था, फेस टू फेस होता था। उसमें क्या होता था, मान लीजिए मैंने दिन में 50 बच्चे पढ़ाए, 50 स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाने में मेरे लगे 5 आवर्स, पर मैं बिजी रहता था 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बिजी रहा करता था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि अब उसमें क्या था कि जो 5 से 7 घंटे थे, अब वही जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं मेरे पास, वो मुझे कॉल करे जा रहे हैं, ठीक है, कि सर इसमें प्रॉब्लम बता दो, कैसे सॉल्व करनी है, अपने घर की बातें करे जा रहे हैं, फालतू बातें हो जा रही हैं, कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने एक दिन एनालाइज़ किया, इससे 5-6 साल पहले ये एनालाइज़ किया कि मैं यार क्या कर रहा हूँ, मैं तो मूर्खों वाले काम कर रहा हूँ कि पढ़ा लिखा हो कि मैं टाइम वेस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बच्चों को भाई अब कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा गुस्सा मान जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जब वो बच्चों के फ़ोन आने शुरू होते दिन में, क्लास लग गई सो के, जो क्वेरीज पूछते पूछ लो, तो दिन में क्या है कि वो जो 5-7 घंटे जो फालतू के फ़ोन में सुनता था करता था, वो सुनने बंद कर दिए, ठीक है। अब बच्चे कहने लगे सर आप फ़ोन नहीं उठाते। मैंने कहा जी ऐसा होता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं थका रहा होता हूँ, ठीक है, और मुझे नोट्स भी बनाने होते हैं, मुझे पढ़ना भी होता है, बाकी काम भी करने होते हैं। तो मैं क्या है, मैं अपना फ़ोन जो है वो साइलेंट करके रख देता हूँ साइड पे, ठीक है, साइलेंट करके रख देता हूँ। फिर रात को उठाता हूँ, मैं देखता हूँ भी क्या फ़ोन आया है, कुछ रेलिवेंट है क्या है, ठीक है। जो मुझे पता होता है कि आप लोगों से तो मेरी बात हो ही जानी है सुबह, तो जिन लोगों से मेरी बात ही नहीं होती है, नए कॉल्स आते हैं रिलेटिव्स को, तो उनको जो रिप्लाई करना ही होता है, तो कर दिया। तो मतलब वो पूरी वैल्यू जो चेन थी, जो काम कर रहा था मैं, मकसद तो मेरा पढ़ाना ही था। उस टीचिंग में जो मुझे लगा कि इररिलेवेंट एक्टिविटी है, जो क्या है इररिलेवेंट एक्टिविटी है, ठीक है, वो रिड्यूस कर दी, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू चेन, ठीक है। तो मतलब हर एक एक्टिविटी जो कहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी में एडिशन करती है कुछ भी, ठीक है, जो एक प्रोडक्ट को बनाने में या एक प्रोडक्ट जो आप काम करते हो, ठीक है, उसमें जो वैल्यू ऐड कर रही है, ठीक है, वो सारी क्या होती है, वैल्यू चेन, ये वैल्यू चेन है। अब देखो मैंने आपको पढ़ाना होता है, आप तक लेक्चर्स पहुंचाने हैं, तो लेक्चर्स आप तक पहुंचाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, पहले तो नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, नोट्स की प्रेपरेशन है, ठीक है, फिर नोट्स की बना लिया, चलो वो तो प्रिंटिंग वगैरह होती है, ठीक है, प्रिंटिंग वगैरह होती है, ठीक है, फिर इसको कोरियर भी करना होता है,
क्लासेस रिकॉर्ड करनी होती हैं, ठीक है, उनकी इंक्रिप्शन करनी होती है, ठीक है, फिर गूगल ड्राइव में अपलोड करना होता है, अगर पेन ड्राइव बांधते हो तो पेन ड्राइव में कॉपी करनी होती है। तो ये सारे काम क्या है, ये कुछ ना कुछ क्या है कि ये सभी काम क्या है, यानी आप तक लेक्चर्स बुक्स पहुँचाने में क्या है सहायता कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ क्या है, ये वैल्यू एडिशन है, ठीक है। यानी ये सभी एक्टिविटीज़, नोट्स को बनाना या उसको प्रिंटिंग करवाना या कोडिंग करना या क्लासेस रिकॉर्ड करना, उसकी इंक्रिप्शन करनी, फर्दर उसको गूगल ड्राइव में रखना, पेन ड्राइव में कॉपी करना, ये क्या कर रहे होते हैं, ये वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। ये सभी जो ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी वैल्यू चेन है। अगर मैं आपसे 10,000 20,000 30,000 जो भी लेता हूँ, ठीक है, तो उस पूरी वैल्यू चेन में ये सभी एक्टिविटीज़ क्या कर रही होती हैं, कुछ ना कुछ योगदान कर रही होती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, वैल्यू चेन, समझ गए। तो वैल्यू चेन क्या हुआ कि वो सभी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, जो प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, या वो सप्लाई करने में सर्विस को जो अपना योगदान देती हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, वैल्यू चेन। उसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू चेन, ठीक है। तो वैल्यू चेन क्या है, एक विजुअलाइजेशन ऑफ कंप्लीट बिजनेस, ठीक है, विजुअलाइजेशन ऑफ कंप्लीट बिजनेस एज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन विच यूजफुलनेस इज एडेड टू द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जो यूजफुलनेस ऐड करते हैं किसी बिजनेस में, ठीक है। तो क्या है कि एक विजुअलाइजेशन है कि आप कंप्लीट बिजनेस को कैसे देखते हो, एक आप पूरे के पूरे बिजनेस को, जैसे मैं अपने पूरे के पूरे जो पढ़ाने वाला काम है, मेरा प्रोफेशन है, उसको कैसे देखता हूँ, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। सबसे पहली जो शुरुआत मेरी होती है वो होती है नोट्स बनाने से। मैं आपको बताऊं, देखिए हम जितने भी टीचर्स हैं, हम आपको नोट्स दे देते हैं फ्री में, PDF उठा के दे देते हैं, पर आप विश्वास मानिए इतनी मेहनत हमारी रिकॉर्डिंग में नहीं लगती किसी भी टीचर की जितनी उसके नोट्स बनाने में लगती है। क्योंकि नोट्स से ही क्या है कि हमें आगे बोलना होता है। अगर नोट्स हमारे ढंग के नहीं बने होंगे, कई बार क्या होता है कि आपको लगता है यार ये तो कॉपी मार रखी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट की कॉपी मार रखी है, कुछ चेंजेस नहीं किया, अंदर खाते बहुत चेंजेस होती हैं, आप शायद देखते नहीं हैं, ठीक है। तो अब कई जगह क्या होता है कि अब जो क्वेश्चन होता है, आंसर दिया होता है, अब उससे बेटर कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, तो उसमें हम क्या चेंज कर दें, कोई टीचर चेंज नहीं कर सकता। तो पता ही है कि पेपर यहीं से आना है, यही हमें लिखना है, तो उसमें कोई टीचर कहाँ से लिख देगा, कोई यहाँ पे वेद व्यास तो कोई है नहीं, ठीक है ना, कि जो अपना जो ग्रंथ लिख देगा कोई। तो वैल्यू चेन इज ए विजुअलाइजेशन, क्या है, कंप्लीट बिजनेस की आप विजुअलाइजेशन करते हो एज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, इसमें क्या है कि हर एक एक्टिविटी क्या है यूजफुलनेस ऐड कर रही है प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, और जो सोल्ड की जा रही है बिजनेस द्वारा, जो प्रोड्यूस की जा रही हैं प्लस सोल्ड की जा रही हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी आप लोग हो गए CMA, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो आपकी बात कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, प्रोवाइड डिसीजन सपोर्ट फॉर मैनेजर्स इन ईच एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए अब यही तो चीज़ें देखने वाली होती हैं। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, टीचिंग करता हूँ, अब मैं भी यही देख रहा होता हूँ कि मेरी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रही है पर इतनी वैल्यू नहीं दे रही, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जैसे क्या है कि जो वैल्यू तो ऐड नहीं कर रही, ठीक है, वैल्यू ऐड नहीं कर रही, ठीक है, वैल्यू ऐड तो करती है पर इतनी नहीं ऐड करती जितना टाइम लग जाता है। जैसे हम क्या था, पहले प्रिंटिंग खुद कर लिया करते थे स्टार्टिंग में, तो हमने कहा यार एक बुक प्रिंट करने में आधा घंटा लग रहा है, तो अगर हमें 20 प्रिंटिंग करनी पड़ेगी तो झाड़ी निकल जाएगी। तो हमने सारा काम क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, ठीक है, सारा काम क्या किया, आउटसोर्स। हमारा फोकस कहाँ रहता है, तो नोट्स बनाने में, उसको रिकॉर्ड करने में। बाकी जो मार्केटिंग है, सेलिंग है, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, सेलिंग हो गया, या क्या हो गया, ये सारा जो प्रिंटिंग सब आउटसोर्सिंग है। कोरियर वाले हैं, ठीक है, वो क्या है कि जहाँ से प्रिंटिंग होती है, देखो पहले क्या होता था, हमारा एक लड़का जाता था, ठीक है, प्रिंटिंग होती थी एक जगह पे, वहाँ हमारा एक लड़का गया, वहाँ से जो बुक्स प्रिंट होती है उसको उठाया, फिर वो कोरियर करने दूसरी जगह गया। तो हमने क्या किया, ऐसी जगह ढूंढी कि जहाँ पे प्रिंटिंग होती है उसके सामने ही क्या है कि कोरियर वाले की शॉप है। तो चलो इसको ईमेल गई, इसने प्रिंट किया, ठीक है, उसने सामने किताबें पकड़ा दी, उसने कोरियर कर, इसको पेमेंट पेटीएम से, इसको पेमेंट पेटीएम से, चलो कहानी खत्म। तुम अपनी जगह से हिले भी नहीं, तो सारे काम क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट होते गए। सिस्टम ही ऐसा क्रिएट कर दिया, ठीक है, सिस्टम ही बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा बना दिया कि जो अपने आप वर्क करता गया, ठीक है ना। चलिए, फिर कहते द डिज़ाइन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन, जो आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो डिज़ाइन होगा, ठीक है, उस प्रकार का होना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन द डिसीजन नीड्स ऑफ द मैनेजर्स, कि जो मैनेजर है, जिनको बिजनेस चलाना है, जिसको बिजनेस मैनेज करना है, ठीक है, उनकी क्या नीड्स हैं,
उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही हमें सारा कुछ देखना होता है, सिस्टम डिज़ाइन करना होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। ऑल्सो इट हैज़ टू टेक इन टू कंसिडरेशन द न्यू थीम्स एंड चैलेंजेस दैट मैनेजर्स फेस करंटली। अब कहते हैं कि अब क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम तैयार करते समय, डिज़ाइन करते समय कौन कौन सी बातें कंसिडर की जानी चाहिए, हैज़ टू टेक इन टू कंसिडरेशन। ठीक है, तो पहले क्या आता है, कस्टमर फोकस। तो देखिए जब कोई भी, अब जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो मैनेजर्स हैं वो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। ठीक है, अब जो मैनेजर्स हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। एक तो कस्टमर फोकस, क्योंकि कस्टमर जो है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, तो उसको तो हमें देखना ही देखना है। द चैलेंज फॉर मैनेजर इज टू इन्वेस्ट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब देखिए आपको पढ़ाना होता है, अब आपसे पैसे लेने आसान है, तो सबसे पहले तो क्या है कि नोट्स की क्वालिटी हमें देखनी होती है, फिर देखना होता है कि कुछ अपडेशन तो नहीं हो रही बीच में, वो अपडेट करना होता है सारा कुछ। ठीक है, नोट्स की क्वालिटी है, अपडेशन है, फिर होता है कि प्राइस कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स की क्वालिटी बढ़िया हो, कैमरा अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, कमी ना हो। ठीक है ना, तो कस्टमर फोकस आ गया। तो कहते हैं कि जो पहला चैलेंज है वो मैनेज के लिए क्या है, टू इन्वेस्ट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जो सफिशिएंट रिसोर्सेज है उसको इकट्ठा करना। बट एवरी एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू रिजल्ट इन एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी और मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि हम एप्लीकेशन तैयार करवा लेते हैं, अपनी वेबसाइट पे पैसा लगा दिया, एप्लीकेशन पे पैसा लगा दिया, बट उससे क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो पा रही। तो लास्ट ऑप्शन हम क्या करते हैं कि ऐसे ही करते हैं, यार जो चीज़ें वैल्यू ऐड ही नहीं कर रही उसको छोड़ो, उस पर खर्चा ही नहीं करना, ये सारा क्या कर देते हैं, आउटसोर्स। ठीक है ना, तो कहते हैं बट एवरी एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू रिजल्ट इन एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी और मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। की सक्सेस फैक्टर्स, these are non-financial factors which have an effect on the economic viability of organization। ये कहते हैं कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, की सक्सेस फैक्टर्स साथ में कुछ एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, जैसे क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ठीक है, टाइम में कितना टाइम में आपने उसको निकाल दिया, प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्टिविटी जैसे है, इनोवेशन, नया प्रोडक्ट लेके आना। तो ये क्या है, कुछ एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, बट हैं की बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कॉस्ट है, क्वालिटी है, टाइम है, इनोवेशन आर इंपॉर्टेंट की सक्सेस फैक्टर्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम नीड टू हैव प्रोविजंस फॉर ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवीजन एज वेल एज कॉम्पिटिटर्स ऑन दिस सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है, तो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें देखना होता है कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस तो ट्रैक करनी है, प्लस साथ में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी देखना है कि यार उनका सक्सेस फैक्टर्स क्या है, उनका सक्सेस फैक्टर्स क्या है। ठीक है, फिर क्या कि कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना। तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट और केजन, ये याद रखना, केजन जो होता है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एक ही चीज़ है। इज ए पॉपुलर थीम, इनोवेशन रिलेटेड टू दिस एरिया इज इन कॉस्टिंग इज केजन कॉस्टिंग। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट पे जो आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, उसमें उसकी जो कॉस्टिंग इज कॉल्ड केजन कॉस्टिंग। वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एनालिसिस। अब वैल्यू चेन तो आपको समझ आ ही गया। वैल्यू चेन क्या है कि जब आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस सिस्टम को कैसे देखते हो, एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, और हर एक एक्टिविटी वैल्यू ऐड कर रही है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू चेन। एक होता है सप्लाई चेन। जैसे मान लीजिए अब कार है, ठीक है, कार की एक प्रोडक्शन होनी होती है इंडिया में। इंडिया में क्या होती है, कार बननी होती है। अब कार का कुछ सामान चाइना से आ रहा होता है, कुछ इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा होता है, कुछ गुड़गांव में बन रहा है, ठीक है, गुरुग्राम बोलते हैं, अब कुछ चाइना से आ रहा है, ठीक है, कुछ मान लीजिए फिलीपीन से आ रहा है। तो ये सारा क्या है कि सप्लाई चेन। और कोविड-19 के कारण तो बीच में क्या हुआ था कि चाइना में कोविड फैला, तो चाइना की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी बंद कर दी गई सारी कुछ टाइम के लिए। वो सारा क्या था, जो सप्लाई चेन था वो डिसरप्ट हो गया था, जो सप्लाई चेन था वो डिसरप्ट हो गया। ठीक है, तो डिसरप्शन हो गया सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन क्या है, रुक गया बिल्कुल ही। ठीक है, तो सप्लाई चेन क्या है कि जो हमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमें इनपुट चाहिए, ठीक है, जो इनपुट चाहिए वो हमें क्या है कि टाइम पे मिलता रहे, ठीक, कहाँ कहाँ से वो आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन। वैल्यू चेन एज ए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाज प्रमोटेड बाय माइकल पोर्टर। कहते हैं जो वैल्यू चेन एज ए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाज प्रमोटेड बाय माइकल पोर्टर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैव टू बिकम फैमिलियर विद द फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इम्प्लीमेंट द फ्रेमवर्क बाय स्ट्रेटेजिक प्लानर। कहते हैं कि देखिए तो वैल्यू चेन जो है कि स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तौर पर, ठीक है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तौर पर इसका जो एनालिसिस है
ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखिए, अगर आप वैल्यू चेन एनालिसिस नहीं करते, आपको पता ही नहीं होगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप सारे काम करते जाएंगे पर आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ जैसे आप वैल्यू चेन में क्या चला जाता है, बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। पहले क्या था, जैसे मैंने बताया कि मैं फेस टू फेस क्लासेस देता था। ठीक है, फेस टू फेस क्लासेस हम देते थे, और जैसे मैंने बताया कि 5 घंटे पढ़ाना, ठीक है, और 7 घंटे क्या है, फालतू की बातें करना। फिर हमने सोचा कि ऐसे करते हैं कि यार पढ़ाते तो 5 घंटे ही हैं, और जो 7 घंटे की फालतू बातें उसको मिट्टी करो, करनी नहीं, फ़ोन नहीं उठाना, किसी से बात ही नहीं करनी। ज़्यादा से क्या होगा, गुस्सा कर जाएंगे, 4 बच्चे ले जाएंगे और क्या हो जाएगा। तो जो नुकसान होगा उसकी जगह क्या है कि हम गिनती का 2 घंटे काम करते हैं, और 2-3 घंटे क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे क्लास की। ठीक है, रिकॉर्डिंग करके लेक्चर बेचेंगे। तो देखिए लाइफ कितनी आरामदायक होगी, बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ होगी। ठीक है, क्यों, जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाते हैं, बात खत्म। ठीक है, वो 2-3 घंटे रिकॉर्डिंग किया दिन में, अपना काम चल रहा है। ठीक है, तो कहते हैं ना, अब ये 3 घंटे की रिकॉर्डिंग है, हमारे डेली बेस पे करते हैं, तो 1 महीने के अंदर भी कितनी हो जाती है, 90 आवर्स की हो जाती है। ठीक है, तो पूरे साल के अंदर कितनी हो जाती है, 12 नया, आप निकाल लो। ठीक है, कितना हो जाता है कि आपका 180 घंटे हो गए, तो इतने घंटे की तो रिकॉर्डिंग ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कहने का भाव क्या है कि ये क्या होता है कि एक आपको निकालना पड़ता है कि कौन सी जो एक्टिविटी है वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वैल्यू ऐड कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उसको एलिमिनेट करो, कम कर रही है तो उसको आउटसोर्स कर दो। ठीक है, अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आपके रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे रिसोर्सेज क्या, हमारे पास टाइम है, वी प्रोफेशनल्स हैव ओनली टाइम, वी हैव नथिंग टू सेल एक्सेप्ट टाइम। हम क्या बेच सकते हैं, हमारे पास टाइम ही तो है बेचने के लिए, और कुछ है ही नहीं। वी हैव ओनली टाइम, ठीक है, विच वी कैन सेल, नथिंग अदर। ठीक है, अदर कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो अब टाइम ही तो है हमारे पास बेचने को। ठीक है, तो अब टाइम में क्या है कि आपको वो एक्टिविटी रिकॉग्नाइज करनी है कि जो ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रही, ठीक है, लेस वैल्यू ऐड करती है, लेस वैल्यू एडिशन है, बट टाइम जो है कंजम्पशन ज़्यादा है, लेस वैल्यू एडिशन बट हाई टाइम कंजम्पशन, हाई टाइम कंजम्पशन। तो ये आपको एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो उसको फिर आप उसको आउटसोर्स कर दीजिए या एलिमिनेट कर दीजिए उसको। ठीक है ना, तो वैल्यू चेन का आपको समझ आया कि नहीं आया। अब वैल्यू चेन के बारे में आपसे पूछ लिया, इसको रट लेना, अच्छे से समझ लेना कि कहते हैं कि कंप्लीट बिजनेस को आप इस प्रकार से विजुअलाइज करते हैं कि वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी हैं, फिर हर एक एक्टिविटी बिजनेस में क्या वैल्यू ऐड करती है। ठीक है, इसको देखना ही क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैल्यू चेन। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है उसे जब वो डिज़ाइन करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को, उसे क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। एक कस्टमर फोकस, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कस्टमर फोकस। बट कस्टमर फोकस में क्या होता है कि एनहांस्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन करते समय आपको प्रॉफिटेबिलिटी को भी इग्नोर नहीं करना, उसको भी आपको क्या है कंसिडर करके चलना है। अब कहते हैं की सक्सेस फैक्टर्स में क्या है कि जैसे नॉन फाइनेंशियल सक्सेस फैक्टर्स क्या है, क्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और एक केजन की कॉस्टिंग होती है, केजन कॉस्टिंग में क्या है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, तो आपको इनोवेट करते रहना है, मार्केट में नए नए जो चीज़ें हैं वो देखते रहना है। ठीक है, उसमें क्या है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है। फिर एक वैल्यू चेन एंड स्ट्रेटजिक, जो आपका सप्लाई चेन एनालिसिस। ठीक है, वैल्यू चेन तो चल पता ही है, और साथ में सप्लाई चेन क्या है कि कहाँ कहाँ से सामान आ रहा है। ठीक है, तो आपको उसमें उसको भी क्या है कि बिजनेस में आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि हम बाकी का पार्ट खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है कि बाकी का पार्ट खत्म करेंगे। ठीक है, बेसिक जो बोरिंग पार्ट था थोड़ा बहुत पहले, अब वैल्यू चेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा लगा हुआ बोरिंग पार्ट है, पर मैं फिर बता दूं कि 13-14 पेजेस का है गिनती का, 10 नंबर है, छोड़ने नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट में इसके जो पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए वो करवाऊंगा, आप देख के कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। ठीक है ना, तो चलिए